प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1.2 को और इसमें अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो बच्चों, आपको बताती हूँ 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 को। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया जा रहा है, आइए जरा हम इसको समझते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th April for rupees 7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. The banker paid rupees 6,930 for the bill. Find the period of the bill. यानी इसमें दिया गया है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, इसे आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलो आपको बताती हूँ। जैसे बच्चों, वो जो आपका बिल है ना, उसका देखो फेस वैल्यू कितना दिया है, 7,000 रुपए दिया है। ठीक है, ओके और ये फिर मतलब ये जो बिल है बच्चों, ये कौन से दिन पे बनाया गया, तो आप देख सकते हो 14 अप्रैल को बनाया गया। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 6 जुलाई। और ये आप देख सकते हैं क्या लिखा है बच्चों, द बैंकर पेड रुपीज 6,930, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कैश वैल्यू। ठीक है, तो कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि ये कैश वैल्यू है, देखो लिखा है ना इधर द बैंकर पेड। तो बैंकर जो पैसा देता है, यानी जो बैंक के पास से पैसा मिलता है, राइट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश वैल्यू ही तो कहते हैं प्यारे बच्चों। तो इसीलिए ये हमारा कैश वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है प्यारे दोस्तों पीरियड ऑफ द बिल, यानी वो जो बिल है ना, वो बिल कितने दिनों के लिए बनाया गया था, कितने महीनों के लिए बनाया गया था बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख के बताती हूँ। मान लो हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं दोस्तों, ऊपर लिखते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, फिर इसमें हम लोग ये पीरियड ऑफ द बिल को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें मिल जाता है नॉमिनल ड्यू डेट, यही तो मिलता है। और फिर इसमें 3 ग्रेस डेज जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पे लीगल ड्यू डेट मिल जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस चलता रहता है। तो देखो बच्चों, डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया गया है, जी हाँ बिल्कुल, और नॉमिनल ड्यू डेट तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि पीरियड ऑफ द बिल ही नहीं है, राइट। तो और हमारे पास क्या क्या है, और बस इन्होंने डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया है। तो देखो बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला अमाउंट, मतलब ये वाला जो पीरियड है ना प्यारे बच्चों, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये कैसे मिलेगा, आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच जाए, यानी नॉमिनल ड्यू डेट तक पहुंच जाए, तो क्या हमें पीरियड ऑफ द बिल पता चल सकता है। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि डेट ऑफ ड्रॉइंग से लेकर के नॉमिनल ड्यू डेट तक का जो टाइम होता है वही हमारा पीरियड ऑफ द बिल होता है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये नॉमिनल ड्यू डेट निकालना पड़ेगा और फिर इसकी मदद से हम लोग जो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, वो हम फाइंड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, चलो अभी आपको समझाती हूँ पूरा डिटेल में, इधर लिख करके ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, उसे आप यहाँ पे फटाफट से नोट डाउन कर लेना। तो सम ड्यू इज गिवन टू यू 7,000 रुपए, कितना दिया है भाई, 7,000 दिया है। ओके, फिर बच्चों यहाँ पे कैश वैल्यू भी दिया गया है हमारे क्वेश्चन में। तो कैश वैल्यू कितना है, 6,930 है। लो जी, हमने लिख लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे 5% दिया गया है। जी हाँ, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे कहा जा रहा है कि निकालो पीरियड ऑफ द बिल। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो नॉमिनल ड्यू डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा तो मिलेगा कैसे। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट, ठीक है, ये जो लीगल ड्यू डेट होता है प्यारे बच्चों, इनके बीच का जो टाइम होता है, बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, राइट, मतलब एन बोलते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो इन्होंने दिया है, लीगल ड्यू डेट हमारे पास नहीं है, है ना, लीगल ड्यू डेट है क्या, नहीं है। तो बच्चों, क्या हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का यूज करके लीगल ड्यू डेट तक पहुंच सकते हैं, तो पहुंच तो सकते हैं अगर ये n का वैल्यू हमारे पास हो। तो ये n एक्चुअल में होगा क्या, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक का जो टाइम है ना बच्चे, वो हमारा यहाँ पे n कहलाएगा। समझे, n क्या है, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक का पीरियड। तो अगर हमें किसी तरीके से ये बात पता चल जाए कि ये n का वैल्यू क्या होगा, यानी n कितना दिन होगा, तो हम लोग लीगल ड्यू डेट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, लीगल ड्यू डेट तक पहुंचने के बाद फिर उसके बाद नॉमिनल ड्यू डेट, और फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें बच्चों ये n का वैल्यू निकालना होगा। आप कहेंगे n का वैल्यू मिलेगा कैसे, ये भी बता दो। तो बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बताओ क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन में क्या आ जाता है दोस्तों, 100 आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो क्या अभी हमारे पास बैंकर्स डिस्काउंट है, आप कहेंगे नहीं है, तो नहीं है तो निकाल लो ना। चलो बैंकर्स डिस्काउंट बच्चे हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे, देखो, सिंस वी नो दैट, हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है भाई, हमें ये मालूम है कि कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैश वैल्यू दैट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस
बैंकर्स डिस्काउंट। ओके, सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो हमें कैश वैल्यू मिल जाता है। अब बच्चों बता दो कैश वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 6930, सम ड्यू कितना दिया है भाई 7000 रुपए दिया है और बैंकर्स डिस्काउंट हमें कैलकुलेट करना है। जी हाँ बिल्कुल सही। तो करोगे क्या बताइए। तो देखिए बीडी को इधर बुला लेंगे तो बच्चे बीडी इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, हाँ हाँ प्लस में हो जाएगा क्योंकि वो उधर है तो माइनस में है। फिर हमने यहाँ पे 7000 में से 6930 को माइनस कर दिया तो बैंकर्स डिस्काउंट हमारे हाथ में कितना निकल करके आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 70 रुपए। कितना आएगा बोलो 70 रुपए, क्योंकि 7000 में से 6930 को घटाएंगे तो 70 ही आएगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट तो हमने निकाल लिया, जो हमें 70 रुपए मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए बच्चे अब इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट की मदद से ये फॉर्मूला यूज करके हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो बैंकर्स डिस्काउंट बोलो बच्चे कितना है 70 है, विच इज इक्वल टू सम ड्यू कितना था 7000, मैंने यहाँ पे 7000 लिख दिया। एन का वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो एन को हम कैसे लिखेंगे, एन अपॉन 365 करके लिखेंगे, क्योंकि एन हमेशा कितने होता है भाई, ईयर में होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसे करके लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100 इंटू करके रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 5%। ठीक है, इतने में कोई परेशानी बताइए नहीं। अच्छा अब चलो भाई कैंसिलेशन करना शुरू कर दो, काम पे लग जाओ आप लोग। देखो बच्चा ऐसे होगा 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, फिर देखो इधर भी 70 इधर भी 70, तो ये 70 से 70 कट जाएगा। फिर इसको 5 से कैंसिल करो, 5 से 5, 5 से 1 35, और फिर उसके बाद क्या आएगा देखिए यहाँ पर इसमें से बचेगा 5 3 15, यानी कि ऊपर n है बच्चों और नीचे 73 है। तो अब 73 को हम लोग इस साइड बुलाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी अल्टीमेटली आप क्या बोल सकते हो, n का वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, 73 डेज मिल जाएंगे। ओके, तो n का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि वो जो है ना डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक का टाइम कितना है, तो वो है बच्चे हमारा 73 डेज। ठीक है, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से जब आप 73 डेज आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, लीगल ड्यू डेट मिलेगा। ठीक है ना, तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेज का कैलकुलेशन करते हैं, यानी लीगल ड्यू डेट का पता लगाते हैं कि भाई लीगल ड्यू डेट हमारा होगा तो होगा कितना। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से टेबल बना लेना होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमें ये टेबल बनाना पड़ता है ना। तो इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ये काफी छोटा छोटा दिख रहा है तो हम इसको कहेंगे तू बड़ा हो जा, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किसके लिए चल रही है भाई, तो कैलकुलेशन फॉर लीगल ड्यू डेट, यहाँ पे लिख देते हैं हम दिस कैलकुलेशन फॉर, वैसे ही लिखो, इसमें इतना सब ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखो। चलो 73 डेज हम आगे जाएंगे, राइट। कब से जाएंगे, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से हम 73 डेज आगे जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग। तो प्यारे बच्चों डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमारे क्वेश्चन में कितना दिया था आप देख सकते हो, तो ये दिया गया था 6 जुलाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 जुलाई। अब 6 जुलाई से हमें कहाँ पर जाना है, 73 डेज आगे जाना है। तो बच्चों जुलाई कितने दिनों का होता है, चलो अभी आप बोलते जाओ, मेरे साथ साथ बोलते जाओ। जुलाई कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है। अगर हम 31 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यानी कि 25 दिन तो हम लोग जुलाई में ले लेंगे, है ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। फिर जुलाई के बाद क्या आता है, जून जुलाई अगस्त, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अगस्त। ठीक है, अगस्त कितने दिनों का होता है बताइए, तो अगस्त तो होता है 31 दिनों का, तो हमने यहाँ पे 31 लिख दिया। अगस्त के बाद क्या आता है प्यारे बच्चे, सितंबर आता है, तो मैंने यहाँ पे सितंबर लिख दिया भाई, सितंबर लिख दिया, है ना। रुको मुझे ना जगह ना मिल रही, हाँ अब लिखा पाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा सितंबर, सितंबर। ठीक है, तो ये कितने दिनों का होता है, तो ये हमारा हो जाता है 30 दिनों का। हमें 73 डेज आगे जाना था, तो देखो कितना दिन हुआ है, 25 और 31, 31 और 25, तो 5 1 6 और 5 1 6 और 3 2 5, 56 आ गया। अगर इसमें हम 30 जोड़ेंगे तो भाई ये तो हमारा 86 हो जाएगा। 86 तो हमें लेना ही नहीं था, है ना, हम इतना दिन थोड़े ना आगे जाएंगे। तो रुको इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 1 6 3 2 5, यानी कि 56 हुआ। अब बच्चों 73 में से 56 को माइनस करो, देखो कितना दिन कम पड़ रहा है, तो 13 में से 6 गया तो बच्चों कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। यहाँ पे बचेगा हमारा 6 में से 5 गया तो 1, यानी कि 17 दिन हमें और लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे 17 दिन ना हम लोग सितंबर में ले लेंगे। सितंबर में कितना दिन लेंगे भाई, तो हम लेंगे 17 दिन। ओके, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अब आप यहाँ पे टोटल करके लिख दो, आ जाओ टोटल करके लिख देते हैं। ठीक है, बस इतना ही कैलकुलेशन होगा, इसके आगे अभी नहीं जाना क्योंकि यहीं पे डेज कंप्लीट हो गए ना। तो टोटल हमारे 73 डेज हो गए। ओके,
तो देखो बच्चों सितंबर में हमें जाना है 17 हमारा लास्ट है। तो ये जो पीरियड था ये क्या था, ये हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक था। तो लीगल ड्यू डेट हमको क्या मिला प्यारे दोस्तों, 17 सितंबर मिला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कि लीगल ड्यू डेट, ओके लीगल ड्यू डेट, थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं, लीगल ड्यू डेट। तो प्यारे बच्चे लीगल ड्यू डेट कितना मिला, 17 सितंबर मिला है, 17 सितंबर। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे लिख लो 17 पूरा डेट वाइज ऐसे करके 17, फिर उसके बाद यहाँ पे 9वां महीना और यहाँ पे ईयर तो दिया ही नहीं है, ठीक है राइट। तो लीगल ड्यू डेट मिला। अब लीगल ड्यू डेट की मदद से हम लोग नॉमिनल ड्यू डेट तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चा बताओ नॉमिनल ड्यू डेट आपको कैसे मिलेगा। तो नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें से 3 ग्रेस डेज को हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारा पहले फॉर्मूला क्या बना करता था, याद कीजिए, जब नॉमिनल ड्यू डेट में हम प्लस करते थे 3 ग्रेस डेज को तो हमें लीगल ड्यू डेट मिलता था। अब अगर हमें लीगल से नॉमिनल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, लीगल में से 3 दिन को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 3 ग्रेस डेज को बच्चों इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है 3 ग्रेस डेज को माइनस करेंगे। तो डेज के नीचे डेज लिखना यानी यहाँ पर, और इधर 0 लिखना। तो जब आप माइनस करेंगे ना बच्चे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यस एवरीवन, क्या मिलेगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा, ठीक है। एंड नॉमिनल ड्यू डेट हमारा क्या आएगा, तो 17 में से 3 गया तो 14 आ जाएगा, यानी कि 14 और यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चे 0, मतलब 14 सितंबर आ जाएगा। क्या आएगा, 14 सितंबर आएगा। और डेट ऑफ ड्राइंग हमारे क्वेश्चन में कितना दिया था, नॉमिनल ड्यू डेट मिला। अब डेट ऑफ ड्राइंग देख लेते हैं बच्चे, डेट ऑफ ड्राइंग यहाँ पे 14 अप्रैल दिया था, ठीक है। तो रुको अभी आपको थोड़ी देर में सारी बातें समझ में आ जाएंगी, पहले थोड़ा सा इंतजार करते हैं। इधर ना पहले एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब इसमें से बच्चों हम लोग क्या माइनस करेंगे कि हम पहुंच जाए डेट ऑफ ड्राइंग पे, तो वही तो हमें निकालना था। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेट ऑफ ड्राइंग, यानी किस दिन हमने बिल को ड्रॉ करा था भाई। तो किस दिन हमने ड्रॉ करा था, आप देख सकते हो 14 अप्रैल। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों 14 अप्रैल का, है ना। तो यहाँ से हमें मिलेगा पीरियड ऑफ द बिल, क्या मिलेगा प्यारे बच्चे, पीरियड ऑफ द बिल, ठीक है। बिल का पीरियड हमें यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बहुत इजी है। देखो हमें क्या करना है, हमें 14 सितंबर से 14 अप्रैल पे जाना है। कहाँ पे जाना है बच्चों, नहीं 14 अप्रैल से, देखो 14 अप्रैल से 14 सितंबर पे जाना है, राइट। तो अप्रैल, अब देखो ये चौथा महीना है ना। सिंपल सी बात है भाई, सोचो 9 में से आप क्या माइनस करोगे कि आपको 4 मिलेगा, खुद दिमाग लगा के सोचो 9 में से हम ऐसा कौन सा नंबर माइनस कर दे कि हमको 4 मिल जाए। हाँ आप कहेंगे अरे इतना आसान, 5 को माइनस कर दो हमको 4 मिल जाएगा, यानी कि पीरियड ऑफ द बिल हमें कितना मिला, 5 महीना, ठीक है। अगर हम 5 महीना इसमें जोड़ेंगे ये नॉमिनल ड्यू डेट में, नॉमिनल नहीं डेट ऑफ ड्राइंग में 5 महीना प्लस करेंगे तो हम सितंबर तक तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मिला कि नहीं, राइट। तो फाइनली आप आंसर क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन खींच करके। फाइनली इसका आंसर हम लिखेंगे कि देयरफॉर क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया था पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल इज 5 months, ठीक है। तो लीजिए भाई यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ऐसे ही सॉल्व करना है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा, एग्जाम में आया तो भी, ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 की। तो चलो देखो ये भी बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें हमसे पूछी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इनका हम यूज करेंगे और पहुंचेंगे हमारे आंसर तक। तो क्या लिखा है, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट ऑन अ सम ड्यू 4 months हेंस ₹20, यानी कि देखो बच्चों यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट के बीच का, कितना 20 रुपए, ठीक है। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, हमें क्या क्या फाइंड करना है भाई, हमें चाहिए ट्रू डिस्काउंट, हमें चाहिए बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट एंड हमें चाहिए अमाउंट ऑफ द बिल। इट मींस हमें फेस वैल्यू ऑफ द बिल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 5%। तो कैसे करोगे, चलो बच्चों आपको बताती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट है ही नहीं। अब क्वेश्चन में जिस तरीके से मतलब जो पूछा रहेगा उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो एक फॉर्मेट में सेट होता है कि हाँ ऐसा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा लो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी देखोगे तो इसमें क्या करना होता है, ये टोटली आपके समझ के ऊपर बेस्ड होता है, कितना आप चीजों को समझ पाते हो, ठीक है। तो इसका कोई पैटर्न पहले से फिक्स नहीं है कि हाँ ये फॉर्मूला लगा दो मिल गया आंसर, नहीं, आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो आओ देखते हैं भाई, देखते हैं।
इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट पहले लिखते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट। प्यारे बच्चों यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच का डिफरेंस दिया है, बोलो कितना है भाई, 20 रुपया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्यारे बच्चे 20 रुपए, ठीक है 20 रुपए हमने लिख दिए। अच्छा मुझे एक बात बता दो, आप लोग खुद सोच के बता दो कि डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट होता क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होता है, हाँ याद कीजिए, याद कीजिए जल्दी से। हमने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको कि डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड कहाँ गया, हाँ बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट क्या होता है बच्चे, बैंकर्स गेन होता है। यानी कि ये जो 20 रुपए दिया गया है ये कुछ नहीं बल्कि क्या है, हमारा बैंकर्स गेन ही तो है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें कि बैंकर्स गेन दैट इज इक्वल टू ₹20। इतने में कोई परेशानी है ना, देखो ये हमने लिख लिया। और क्या दिया है, और बच्चों यहाँ पर एन का वैल्यू दिया गया है 4 महीना, तो हमने यहाँ पे लिखा है एन विच इज इक्वल टू 4 मंथ्स। 4 को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, 4 मंथ्स को हम लोग ईयर्स में चेंज करेंगे। तो बच्चों क्या करना होगा, 4/12 कर दो, यानी कि 1/3 ईयर्स, ठीक है 1/3 ईयर्स आ जाएगा, राइट। इसको कैंसिल करोगे तो फिर इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू, बता दीजिए कितना 5%। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे 5% लिख दिया। अब हमको चाहिए ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड अमाउंट ऑफ द बिल, यानी कि सम ड्यू। तो अब बहुत इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और तब जाके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो सोचते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास बैंकर्स गेन है, तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर्स गेन का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। बैंकर्स गेन हम किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं, कुछ फॉर्मूला था बैंकर्स गेन का, याद करो, रुको देखते हैं यहाँ से अगर कुछ मिले तो। हाँ बैंकर्स गेन बच्चों ट्रू डिस्काउंट के ऊपर हम कैलकुलेट किया करते थे ना, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन में आ जाएगा 100, राइट। तो ना ही हमारे पास ट्रू डिस्काउंट है ना ही कुछ है, तो हम ट्रू डिस्काउंट तो ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते और हमें बैंकर्स डिस्काउंट भी चाहिए। तो भाई बैंकर्स डिस्काउंट का कुछ फॉर्मूला है क्या हमारे पास बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास ये वाला बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता था भाई, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में आ जाएगा 100। बैंकर्स डिस्काउंट का बच्चों हमारे पास एक और फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था कि टीडी को बाहर लिखो और फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखो एन 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। तो ये सारे हमारे फॉर्मूले थे। अब हमें सोचना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमें कोई इक्वेशन मिले तो हम आंसर तक पहुंच पाए। और ट्रू डिस्काउंट का, अच्छा रुको, ट्रू डिस्काउंट का हमारे पास एक क्या था फॉर्मूला, ये भी हम एक बार लिख लेते हैं। तो ट्रू डिस्काउंट बच्चों हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करते थे, आई थिंक हम प्रेजेंट वर्थ के ऊपर कैलकुलेट किया करते थे, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, है ना, यही हुआ करता था। एक बार मैं सारे फॉर्मूले देखते हुए चलूं, ट्रू डिस्काउंट हाँ इसके ऊपर कैलकुलेट करते थे। तो सोचिए इनके बीच में कुछ रिलेशन बन सकता है क्या, हमें खुद से ही दिमाग लगा करके सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये बैंकर्स डिस्काउंट दिया, ये ट्रू डिस्काउंट दिया है। अगर हमें बैंकर्स डिस्काउंट पता चल जाए फिर ट्रू डिस्काउंट, तो हम कैसे भी करके आंसर तक तो पहुंच ही जाएंगे। चलो 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 मुझे थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही हैं और हम आंसर निकाल के तो रहेंगे, पक्का निकाल के रहेंगे। तो देखो बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाँ एक काम करते हैं, देखिए बैंकर्स गेन हमारे पास है, जी हाँ बिल्कुल है, एन का वैल्यू है, हाँ है, आर का वैल्यू है, ये भी है, और ये 100 तो खैर 100 ही रहेगा। तो क्या यहाँ से हमें ट्रू डिस्काउंट नहीं मिल सकता, बिल्कुल मिल सकता है। तो बच्चों बस ये वाला फॉर्मूला आप लगाओ पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बीजी, यानी कि सिंस वी नो दैट दिस फॉर्मूला बैंकर्स गेन विच इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, बैंकर्स गेन विच इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था देख रहे हो, मैं ही अपना लिखा हुआ भूल गई, मैंने इधर लिखा था हाँ ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू ये बैंकर्स डिस्काउंट, सिंस वी नो दैट बैंकर्स डिस्काउंट नहीं बैंकर्स गेन विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो बच्चों मैंने आप लोगों को इधर लिख के दिया था, मैंने कहा था कि इसका यूज कहीं ना कहीं पे तो होगा। तो देखो टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, तो सारे फॉर्मूले भाई याद रखना, बार बार मैं कह रही हूँ याद रखना, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट करिए इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों बैंकर्स गेन कितना दिया है, चलिए बताइए, इसको थोड़ा नीचे ही अभी रखते हैं, अभी बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। तो बैंकर्स गेन है यहाँ पे 20 रुपया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों 20, ठीक है।
फिर ट्रू डिस्काउंट हमें नहीं पता है, ट्रू डिस्काउंट क्या है, n का वैल्यू बता दीजिए 1/3 इंटू 100 और r कितना है भाई, r है हमारा 5%। ठीक है, अब इधर कैलकुलेशन कर ले तो देखो होगा क्या, 5 से इसको काटो, 5 1 सर 5 और 5 2 सर कितना हो जाएगा बच्चे 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 20 आ गया और 20 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा और इसको इस साइड लेकर के जाओगे तो आपको यहाँ से बच्चों ट्रू डिस्काउंट जो है ना वो मिल जाएगा। ठीक है बताइए जल्दी से। चलिए नीचे चलते हैं। ये कितना होगा, यहाँ पे 20 पहले से है, फिर इधर 3 आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, यानी कि ट्रू डिस्काउंट हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 2 3 6 यानी कि 60 60 2 120, यानी कि बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12,000 आएंगे कि 1200 आएगा, रुको भाई रुको हम देखते हैं। देखो अगर 20 का करेंगे तो यहाँ पे 400 आ जाएगा, 400 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आएगा, यानी कि ट्रू डिस्काउंट हमें मिल जाता है प्यारे बच्चे 1200 रुपए। ठीक है, तो लीजिए भाई ट्रू डिस्काउंट हमने निकाल लिया, तो एक चीज तो हमने निकाल ली। अब बैंकर्स डिस्काउंट की बारी है, तो बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो बैंकर्स डिस्काउंट के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है ये करोगे क्या, सम ड्यू तो दिया नहीं है तो कैसे करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो तो आप बच्चों आपको यहाँ से बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो अब मैं इसको रफ करती हूँ और चलते हैं थोड़ा आगे, है ना। चलिए ये मैंने यहाँ से इसको छोटा कर दिया और अब नीचे आ जाते हैं। वेट करो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा सिंस वी नो दैट दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला कि TD बाहर होता है और 1 + n × r/100 ये सब कुछ हमारा अंदर हो जाता है भाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पे TD हमें कितना मिला है, 1200 मिला है, तो मैंने यहाँ पे 1200 लिख दिया। फिर 1 + n का वैल्यू बता दो 1/3, तो मैंने यहाँ पे 1/3 लिखा × 100 और r का वैल्यू है प्यारे दोस्तों हमारा 5। ठीक है, चलिए आगे का कैलकुलेशन ना हम इधर करेंगे। तो BD यानी कि बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1200, फिर यहाँ से निकल करके क्या आएगा देखिएगा, कुछ कटे तो उसको काट लो भैया, 5 1 5 5 2 10 और 3 2 6 यानी कि यहाँ पे 60 हो जाएगा और 60 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 60 1 60, 60 + 1 करोगे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 61/60। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा मैंने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन मैं डायरेक्टली करूंगी नहीं, टेंशन मत लेना, आराम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऊपर तो 1 बचा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल, और नीचे क्या बचा है प्यारे दोस्तों, 60 बचा हुआ है। इतने में कोई परेशानी, आप कहेंगे नहीं कोई परेशानी नहीं। फिर मैंने यहाँ पे 1200 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 60 61 60, 60 + 1 करोगे तो 61 आ जाएगा, नीचे हमारा 60 आ जाएगा। कैंसिलेशन कीजिए, कुछ कटे तो उसको काट लो भाई, 0 से 0 कट। ठीक है, 6 1 6, 6 2 12, यहाँ पे 20 आ गया। अब 20 का मल्टीप्लाई आपको 61 में कर देना है बच्चे, तो 2 1 2, 2 6 12 और ये वाला 0 यहाँ पर, यानी कि 1220 आ गया बच्चों। ये हमें क्या मिला है तो ये हमें यहाँ से मिल चुका है बैंकर्स डिस्काउंट। बोलिए बैंकर्स डिस्काउंट कितना मिला है भाई, 1220 रुपए मिले हैं। ओके प्यारे बच्चों, और ये सब कुछ हमने कैसे किया वो तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बता ही दिया है ना। 1220 ही मिलेंगे क्या, 1220 ही मिलेंगे। मैं मल्टीप्लाई करके फिर से देख लेती हूँ, 2 1 2, 2 6 12 और ये वाला 0 इसके साथ बिल्कुल सही है। तो हमने ट्रू डिस्काउंट निकाल लिया, बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लिया। अब बच्चों हमें चाहिए था अमाउंट ऑफ द बिल, यानी कि हमें सम ड्यू चाहिए था। तो अब सम ड्यू कैसे मिलेगा, तो याद करो वो दिन जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट क्या मिलता है हमें, सम ड्यू नहीं मिलता है। सम ड्यू तो ऐसे नहीं मिलता है ना। सम ड्यू का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एक बार देखते हैं बच्चों। सम ड्यू का हमने फॉर्मूला देखा था प्रेजेंट वर्थ प्लस ऐसे करके अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल मतलब फेस वैल्यू ऑफ द बिल। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ द बिल हमें मिलेगा तो मिलेगा कैसे बच्चों, ऐसे मिलेगा। कैसे मिलेगा बताऊं, लेकिन कैश वैल्यू भी तो नहीं है, कैश वैल्यू ऑफ द बिल भी नहीं है। रुको सोचते हैं, अब फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा कोई ना कोई। तो कैश वैल्यू ऑफ द बिल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि सम ड्यू में से आप बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर लो, राइट। लेकिन हमारे पास तो सम ड्यू है ही नहीं, है ना, सम ड्यू नहीं है, तो क्या करें, कैसे करें, कैसे पहुंचे हमारे आंसर तक। चिंता मत करो, अभी कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा। जैसे हमने बाकी सब कुछ किया वैसे हम करेंगे, कुछ तो तिकड़मबाजी करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट दिया गया, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम ड्यू का फॉर्मूला तो अलग ही होता है। कैश वैल्यू चलो ये एक बार मैं ये सारे फॉर्मूले पहले देखती हूँ, फिर मेरा दिमाग चलेगा कि हाँ कौन सा फॉर्मूला मुझे लगाना चाहिए। तो बच्चों सोचो, आप भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। बैंकर्स डिस्काउंट
अच्छा, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, ठीक है। तो बैंकर्स डिस्काउंट है हमारे पास, एन भी है आर भी है, तो क्या हम सम ड्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। मतलब दोस्तों ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। आ जाओ मिल गया फॉर्मूला, कौन सा? बैंकर्स डिस्काउंट का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सिंस वी नो दैट दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? ये वाला, कि बैंकर्स डिस्काउंट किसके इक्वल होता है भाई? बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। अभी हम क्या करने वाले हैं प्यारे दोस्तों? सारे वैल्यूज को इधर ना पुट करने वाले, जो भी वैल्यूज हमारे पास है उन्हें हम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट अभी अभी हमने निकाला, जो हमें कितना मिला? जो हमें मिलता है 1220 रुपए, तो 1220 मैंने यहाँ पे लिख दिए। सम ड्यू हमें नहीं मालूम है, इंटू एन, एन का वैल्यू 1/3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, इंटू 5 लिख देंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ कटे तो उसको काट लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल काट लो भाई, है ना, काटने में तो आप सभी लोग आ गए हो। चलो 5 1 5, 5 2 10, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब 20 आ गया। 20 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 60 आ जाएगा। आप 60 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, बस आपको बच्चों सम ड्यू मिल जाएगा। तो कुछ को तो अब कुछ नहीं, बस आंसर मिलने वाला है। रुको आगे चलते हैं, ये लीजिए यहाँ पर हम आ गए। और क्या करना है? ये 1200, ये कौन सा पेन है? ये मैंने 1220 लिखा, इनटू, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 60 आ गया, विच इज इक्वल टू सम ड्यू, राइट। अब मल्टीप्लाई करके बच्चों सम ड्यू आप निकाल सकते हो। तो 0 0, देखो ये वाला 0, ये वाला 0, डबल 0 आ गया। 6 2 जार कितना होता है बच्चे? 12 होता है, कैरी 1 आ गया। 6 2 जार 12, 12 प्लस 1 करोगे तो 13, फिर से 1 आ गया, 6 1 7, यानी कि 73,200 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज द सम ड्यू। ओके, तो ये बच्चों आपका सम ड्यू हो गया। तो सारे जो भी कुछ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था हमने सब कुछ निकाल लिया है। तो बस अभी लास्ट में आपको इसका आंसर लिख देना है, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर लिख देना, आराम से लिख देना। क्या क्या पहले क्या पूछा था? पहले कहा था ट्रू डिस्काउंट निकालो, हमने कहा निकाल लिया हमने ट्रू डिस्काउंट। फिर इन्होंने कहा था कि बैंकर्स डिस्काउंट बताओ, तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने बैंकर्स डिस्काउंट भी निकाल लिया, बैंकर्स डिस्काउंट, राइट। फिर इन्होंने कहा कि तुम ना सम ड्यू भी निकालो, हमने कहा अच्छा ये बात भी है, लो जी हमने सम ड्यू भी निकाल लिया, राइट। चलो ट्रू डिस्काउंट बता दो बच्चों कितना आया था? 1200 रुपए, तो यहाँ पर मैंने 1200 लिख दिया। फिर बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया था? बैंकर्स डिस्काउंट 1220, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्यारे बच्चे 1220 रुपए। एंड द लास्ट वन इज सम ड्यू, सम ड्यू कितना आया है? 73,200, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट दोनों में से कौन ज्यादा होता है? हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था कि बैंकर्स डिस्काउंट हमेशा ज्यादा होगा बच्चे ट्रू डिस्काउंट से। वाई? बिकॉज बैंकर्स डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है सम ड्यू के ऊपर, ठीक है, तो इसीलिए वो ज्यादा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे ज्यादा, ये 1200 है, ये 1220 है। तो लो जी भाई, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हाँ थोड़ा सा ये दिमाग लगाने वाला था, मैं इस बात को तो मानती हूँ, लेकिन डिफिकल्ट तो नहीं है ना, हम इसको जरूर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। 3 और क्वेश्चन है, 13, 14 और 15, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। तो चलो भाई, इसमें देखो क्या दिया। बिल ऑफ ₹51,000 वॉज ड्रॉन ऑन 18 February 2010 फॉर 9 months, ठीक है। इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28 June 2010 एट 5% पर एनम, कैलकुलेट बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। अच्छा, तो ये है बच्चों आपका सवाल। हाँ मुझे पता है अभी हमारा कुछ भी दिमाग नहीं चला कि क्या करना है कैसे करना है, जब तक हम इसको लाइन बाय लाइन डिकोड नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा। कोई मैसेज होता है ना, जिसे क्या करना पड़ता है, जो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है तो उसे हमें डिकोड करके समझना पड़ता है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी ऐसे डिकोड करो, ठीक है। चलो देखो, अब बिल ऑफ ₹51,000, तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे बिल का जो सम ड्यू है प्यारे बच्चों, फेस वैल्यू है ना, सम ड्यू ऑफ द बिल इज 51,000। इतनी बात तो हमने यहाँ से समझ ली। तो चलो भैया इसको हम लिख देते हैं। फिर तो ये बनाया गया कब? 18 February 2010 को बनाया गया। कितने महीने के लिए प्यारे दोस्तों? 9 महीने के लिए, ठीक है। यानी पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है? 9 महीना दिया गया है। इट वॉज एनकैश्ड ऑन 28 June 2010 एट 5% पर एनम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 5% पर एनम, और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कितना दिया है? जी हाँ 28 जून 2010। तो फाइंड करो बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट। बच्चों बैंकर्स गेन निकालना है एंड हमको ट्रू डिस्काउंट निकालना है, और ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो सोचो हम क्या कर सकते हैं। तो इफ वी वांट, क्या चाहिए? अगर हमको बैंकर्स गेन चाहिए और ट्रू डिस्काउंट चाहिए, तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, है ना। अब फॉर्मूलों की तरफ चलना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ सोचो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा।
यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, पीरियड ऑफ द बिल भी दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ना बच्चों हम लोग डेज का कैलकुलेशन ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसको खत्म करो डेज का कैलकुलेशन करके। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग आ जाइए, लिखते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंट के लिए हमने कब दिया था भैया बिल को? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग नहीं, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे है डेट ऑफ ड्राइंग। देख रहे हो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा है। डेट ऑफ ड्राइंग यहाँ पे आ जाएगा। किस दिन बिल को बनाया गया? तो ये बनाया गया था 18 फरवरी 2010 को। तो यहाँ मैंने लिखा 18/2/2010, ठीक है। पीरियड ऑफ द बिल, यानी कि पीरियड ऑफ द बिल कितना है? 9 महीना। तो 9 मंथ्स को ना बच्चों हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। 9 मंथ्स को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो मंथ के नीचे मंथ लिखना, मंथ के नीचे मंथ लिखेंगे। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ से हमने खींच दी है एक लाइन, बहुत अच्छे। अब इसको जोड़ो, चलो जोड़ो, तो आपको क्या मिलेगा? नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा बच्चे। क्या मिलेगा हमें? नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। तो जोड़ते हैं, यहाँ पे आएगा 18 और 9 2 कितना होता है भाई? 11 होता है। यहाँ पे आ गया 2010, ठीक है। फिर हम इसमें 3 दिन और जोड़ेंगे, जो क्या होगा? 3 ग्रेस डेज हो जाएंगे भाई। 3 दिन का ग्रेस दिन इसमें प्लस कर दो। तो बोलो, दिन के नीचे दिन लिखना है, महीना साल सब 0 0 ही रहेगा, क्योंकि वो थोड़े ना बदल रहा है भाई, राइट। ये देखो हमारी लाइन जो है ना वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा लीगल ड्यू डेट। तो 18 दिन कितना होता है? 18 19 20 21, यानी कि 21 नवंबर 2010, ये हो गया भैया हमारा लीगल ड्यू डेट, ठीक है। ओके, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है क्या? आप कहेंगे हाँ जी हाँ दिया गया है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्यारे दोस्तों, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। डेट ऑफ डिस्काउंटिंग यानी बिल को डिस्काउंट कब कराया गया? तो वो इसमें दिया गया 28 जून, ठीक है। देखो, इट वॉज एनकैज्ड ऑन 28 जून 2010, यानी कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग वाला, मतलब डिस्काउंटिंग वाला ये डेट है। बोलो कितना? 28 जून 2010। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चों ये होता है कि 28/5/2010, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग n का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी जो n होता है n वो हम निकाल लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, n का कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से आपको लीगल ड्यू डेट तक जाना पड़ेगा, तभी आपको n का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो चलो भाई आ जाओ, अब टेबल बनाते हैं। जून से हमें पूरा कहाँ तक जाना है? पूरा हमें ये नवंबर तक जाना है, राइट। तो चलो इस तरीके से टेबल बना लेंगे हम एक, जिसमें कितने बॉक्सेस होंगे, मतलब कितने ये होंगे, खाने होंगे, वो तो समय बताएगा, है ना। देखो, तो कहाँ से शुरुआत हो रही है? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमारा जून से हो रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जून, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन खींचा। जून में हमें कितने दिन लेने होंगे बच्चों? तो जून में हमें लेने होंगे जून में 28 जून कितने दिनों का होता है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिनों का होता है। तो 28 दिन तो गया है ना, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए हम 28 तारीख को दे रहे हैं, यानी कि हमें जून में 2 दिन लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, राइट। जून के बाद क्या आता है? जून जुलाई। जुलाई हमारा 31 दिनों का होता है भाई, तो इसमें हमने 31 दिन ले लिया, ठीक है। फिर जून जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है भाई? अगस्त आता है। जून जुलाई अगस्त, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है दोस्तों अगस्त। अगस्त कितने दिनों का होता है? तो अगस्त हमारा अगेन 31 दिनों का होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 31। कितना लिखा है बच्चे? 31 लिखा है। फिर यहाँ से हमने लाइन खींच दिया। अब अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर आएगा, तो हमने इधर लिखा है सितंबर, ठीक है बच्चों, सितंबर लिख दिया। सितंबर कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। ऐसे करके हमें पूरा नवंबर तक जाना है, ध्यान रखना। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर कितने दिनों का होता है? तो ये होता है भाई हमारा 31 दिनों का, राइट। तो अक्टूबर हो गया। फिर अब हम चलेंगे नवंबर पे, नवंबर। तो बच्चों नवंबर को ही तो हमारा क्या था? हाँ, लीगल ड्यू डेट था। बताओ नवंबर में कौन सा है लीगल ड्यू डेट? 21, यानी कि नवंबर में हमें कितना दिन लेना पड़ेगा बच्चों? 21 दिन लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ से हम क्या कर देंगे भैया? टोटल कर देंगे दोस्तों। क्या करेंगे? टोटल, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, इसको बढ़ाया, और यहाँ पर हमने लिखा टोटल। तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे? चलो देखते हैं, इसको प्लस करना पड़ेगा, तो करें। देखिए पहले तो देख लूँ मैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, और जून तो खैर 30 दिनों का होता ही है। तो यहाँ से अगर जोड़ोगे तो देखो 31 31 मिलकर के कितना बनाएगा भाई? 62 बना देगा।
31 31 62 प्लस ये 2 जुड़ जाएगा तो 64 हो गया। 64 प्लस 30, 64 प्लस 30 कितना होगा 4 और यहाँ पे 9 94, 60 मैंने सही जोड़ा है, फिर 31 और वो 21। रुको ये ना पहले इसको मैं छोटा करती हूँ, मुझे ना नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। अब जोड़ते हैं इसको आराम से, एकदम आराम से करेंगे। देखिए 31 31, पहले यहाँ पे लिखा 31 प्लस 31, राइट, फिर हमने ये 30 लिखा, उसके बाद 31 और ये 21 और वो जो 2 बचा हुआ था एक्स्ट्रा वो लिख दिया, है ना, सब कुछ लिखा है 31 31 31 21 30 और ये 2। अब जोड़ो कितना आएगा 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया। फिर इधर कितना आएगा तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 तो कितना होता है भाई, हाँ 146 डेज आ जाएगा बच्चे, कितना आएगा 146 डेज। तो देखिएगा यहाँ से बच्चे आपको n का वैल्यू कितना मिला 146 डेज। अब क्योंकि हमें इसे ईयर में चेंज करना पड़ेगा तो 146 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 365 से, ठीक है। तो अब तो ये कट नहीं रहा तो बस इतना लिख करके आप छोड़ दो। तो n का तो हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और हमसे जो जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट हमसे पूछा गया था। तो बच्चों ट्रू डिस्काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या क्या होता है और बैंकर्स गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो बैंकर्स गेन का एक तो हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला होता है कि बैंकर्स गेन विच इज इक्वल टू ऐसे होता है ना कि बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। बैंकर्स डिस्काउंट में से जब हम ट्रू डिस्काउंट को माइनस करते हैं बच्चों तो हमें बैंकर्स गेन मिल जाता है, ठीक है। और फिर ट्रू डिस्काउंट का हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होता है, आओ जरा हम फॉर्मूले पे एक नजर डालें। फॉर्मूले को इधर ही बुला लेते हैं, राइट, ये आ गया हमारे सामने फॉर्मूला। सोचो सोचो, और ट्रू डिस्काउंट का हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला होता है और बैंकर्स डिस्काउंट का यूज करके बैंकर्स गेन, फिर यहाँ पर ये, अच्छा ये दोनों फॉर्मूले, इनमें से कुछ लग सकता है, सोचना पड़ेगा, बड़े बड़े दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा भाई। रुको टेंशन मत लो, मैं बताती हूँ। यहाँ पे बैंकर्स गेन और ट्रू डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ से बैंकर्स गेन, रुको, अगर हम बैंकर्स गेन देखेंगे ना तो बैंकर्स गेन का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है TD इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100 होता है, राइट, ये होता है प्यारे दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास तो TD भी नहीं है, ना ही बैंकर्स गेन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम क्या करें, और कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है, फिर से सोचना पड़ेगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू, बैंकर्स डिस्काउंट अगर हमें निकालना है, वेट करो थोड़ा, अगर हमें बैंकर्स डिस्काउंट निकालना है तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100 करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में बैंकर्स डिस्काउंट पूछा गया था? बैंकर्स डिस्काउंट पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर हम बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लेंगे ना बच्चों तो कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त हो ही जाएगा ट्रू डिस्काउंट निकालने का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी जो हम निकाल पा रहे हैं बैंकर्स डिस्काउंट वो फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि ट्रू डिस्काउंट मिल पाएगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो बैंकर्स डिस्काउंट निकाल लोगे ना बच्चों तो आपको ट्रू डिस्काउंट भी मिलेगा, कैसे मिलेगा वो आपको मैं बता दूंगी बाद में, पहले अभी बैंकर्स डिस्काउंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो आओ भाई, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है हमारा सम ड्यू, ध्यान दीजिएगा, सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में आ जाता है प्यारे दोस्तों 100, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू सम ड्यू, बता दो क्वेश्चन में कितना दिया है 51,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्यारे दोस्तों 51,000। एन का वैल्यू कितना आया है 146 डेज आया है, तो 146 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा बोलिए जल्दी से 365 आ जाएगा, इंटू 100 तो लिखना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%, तो 5 हमने लिख दिया, ठीक है बच्चे, जी हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से कुछ कटे तो उसको काट लो भाई, तो देखो ये 00 से 00 कटाई हो गया खत्म, फिर इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 5 और यहाँ पे 5 7 35, इसमें से 1 बचेगा 5 3 15, ठीक है। ये है 146 बच्चों, ये है 73, तो क्या ये कट सकता है, 2 बार में कटेगा, कितने बार में, 2 बार में। अब ये 510 का मल्टीप्लाई आप किस में कर दोगे, तो आप कर दोगे बच्चों 2 में, तो बोलो बैंकर्स डिस्काउंट आपको कितना मिलेगा, तो प्यारे दोस्तों बैंकर्स डिस्काउंट हमें यहाँ से मिल जाएगा 0 2 1, यानी कि 1020 मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, कितना मिलेगा 1020, ये क्या मिला बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। आप कहेंगे बैंकर्स डिस्काउंट क्यों निकाला, हमें तो ट्रू डिस्काउंट चाहिए था। मैंने कहा रुको बच्चे थोड़ा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, आप सभी लोग जानते हो। तो बैंकर्स डिस्काउंट का क्या हमारे पास ये एक फॉर्मूला नहीं है, हाँ बोलो, है ना, 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन में 100, तो क्या हम यहाँ से TD नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बैंकर्स डिस्काउंट हमारा 1020 आ गया, TD हमें नहीं मालूम, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एन का वैल्यू 146 अपॉन में 365,
इंटू 100 और आर का वैल्यू है बच्चे हमारा 5%, ठीक है। अब चलो भाई यहाँ पे कट्टम कुटाई फिर से करो, तो यहाँ पे ये कुछ क्या कटेगा, ये देखो 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 सर 5, यहाँ पे 5 7 सर 35, 5 3 सर 15, फिर ये 73 1 जा, ये 73 है, 73 1 जा 73 और 73 2 जा 146, फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि नीचे कितना आ गया बच्चों, नीचे आ गया 50, कितना आया 50 आया। ध्यान रखना पूरा कैलकुलेशन जब आप करोगे ना तो आपको समझेगा। तो यहाँ पर मिलता है हमको TD और फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + 1/50, 50 कैसे मिला समझ में आया। देखो बहुत इजी है, 5 से हमने इसको कैंसिल किया तो 73 आया और 73 से हमने इसको कैंसिल किया तो वो 2 बार में गया, नीचे 100 था, ठीक है, तो 2 से हमने इसको काटा तो 50 आ गया, राइट। तो ये हमें मिलता है ना, 100 की सीधी बात। अब क्या करोगे, अब इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग TD इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्यारे बच्चे 51/50 आ जाएगा, ओके। और इधर कितना है, इधर है 1020। अब एक काम करो, 1020 को ऐसे ही रहने दो और बाकी इन दोनों को इधर बुला लो, तो 50 ऊपर चला जाएगा बच्चे और 51 हमारा नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, ओके। अब इधर इसको सॉल्व कीजिए तो बताओ कितने बार में जाएगा, 51 1 जा 51 और 51 2 जा कितना होता है 102 होता है, और ये वाला 0 इसके साथ दोनों का मल्टीप्लाई करो बच्चों, आपको मिल जाएगा ट्रू डिस्काउंट। तो ट्रू डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो 5 2 जा कितना होता है 10 होता है और ये 00 यानी कि 1000 मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। तो इसको हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा किनारे, जी हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा करते हैं किनारे और करते हैं आगे का कैलकुलेशन। देखिए जरा, सुनिए जरा, समझिए, देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा, क्या लिखेंगे, ट्रू डिस्काउंट विच इज इक्वल टू ₹1000। तो प्यारे दोस्तों हमें ना यहाँ से ट्रू डिस्काउंट मिल चुका है, राइट। अब चाहिए था हमको बैंकर्स गेन, तो बैंकर्स गेन कैसे मिलेगा, तो डिफरेंस बिटवीन सम ड्यू माइनस डिफरेंस बिटवीन क्या था, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट, तो हमें सम ड्यू मिल जाएगा, ये बैंकर्स गेन मिल जाएगा। वेरी इजी है ना, देखो इजी पीजी, ये फॉर्मूला हमने देखा था, कहाँ गया, देखो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला हमने देखा था ना, BD माइनस TD, तो हमारे पास BD भी है TD भी है, बस तब हमारा काम तो हो ही गया, समझो। आ जाओ इधर से मैंने एक लाइन खींचा और बस अभी आगे का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर हो जाएगा बच्चों आपका ये क्वेश्चन समाप्त। सिंस वी नो दैट कि BG इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, तो प्यारे बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट हमने निकाला था 1020 एंड ट्रू डिस्काउंट हमें कितना मिलता है भैया 1000 मिलता है। अब दोनों को माइनस कर दीजिए प्यारे दोस्तों, तो आपको यहाँ से बैंकर्स गेन मिल जाएगा, बोलो कितना, तो आप कहेंगे 20 रुपये मिलेगा। तो लो जी हमने यहाँ पे बैंकर्स गेन भी निकाल लिया, बस हो गई कहानी खत्म। तो जो कहा गया था हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए हमने निकाल लिया, कैलकुलेट बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो फाइनली हम इसका आंसर लिख देते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पर, बैंकर्स डिस्काउंट, क्या ये दिखाई दे रहा है उधर तक, रुको इसको मैं इधर करती हूँ, अब दिखेगा है ना, हाँ। बैंकर्स डिस्काउंट बच्चों 20 रुपए, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 20 रुपया, और ट्रू डिस्काउंट ये है आपका ट्रू डिस्काउंट 1000 था, ट्रू डिस्काउंट 1000, राइट। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमने फाइनली क्वेश्चन नंबर, हाँ दिखाई नहीं दे रहा ना, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं छोटा, तब दिखेगा पूरा प्रॉपर। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, हाँ कैलकुलेशन इसमें भी था, तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। ये देख लो बड़ा इसमें तामझाम दिया गया है, और ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ईजी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो 15 वाला तो हो जाएगा। लेकिन भैया अब ये 14 वाले की बात कर लेते हैं कि 14 वाला क्या बोल रहा है, आओ देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि सुनो बच्चों ध्यान से, हमने कहा सुनाओ जी। इन्होंने कहा कि अ सर्टेन सम ड्यू 3 months हेंस इज 21/20 ऑफ द प्रेजेंट वर्थ, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ समझ में आया, आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया कि इसमें दिया क्या है और पूछ क्या रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा इंतजार करो, अभी पता चल जाएगा। तो बच्चे इसमें ना एक बात दी गई है, क्या बताया जा रहा है कि द सर्टेन सम ड्यू, यानी कि ये जो सम ड्यू है ना प्यारे बच्चों, ये देखो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू 21/20
ऑफ प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, समझ में आया? तो ये रेशियो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि ये जो सम ड्यू है ना, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 21/20 ऑफ प्रेजेंट वर्थ के इक्वल है। ठीक है, और देखो बच्चों यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया है? 3 मंथ दिया गया है। अब 3 मंथ को हम लोग चेंज करेंगे किसमें? हाँ, हम चेंज करेंगे प्यारे बच्चों ईयर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/12 यानी कि 3 1 12 3 1 12 नहीं, 3 4 12 यानी कि 1/4 ईयर्स। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो अच्छा, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ओहो, अब सोचो बच्चों हम कैसे निकालेंगे, है ना? अब ये तो बहुत हमको फंसा दिया है इन्होंने। ठीक है, कुछ दिया ही नहीं और कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने कहा अच्छा हमसे खेलोगे, अभी बताते हैं, रुको सोचने दो। क्या क्या दिया है? प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ कैसे कैलकुलेट किया जाता था? सम ड्यू हम कैसे कैलकुलेट किया करते थे पहले, अगर हम याद करें सम ड्यू को, तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ऐसे हम कैलकुलेट किया करते थे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे करते थे, है ना? तो सम ड्यू इसके इक्वल दिया है, तो क्यों ना हम एक काम करें प्यारे बच्चों, सम ड्यू की जगह पे इसको उठा के लिख ले, है ना? ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें टीडी मिल जाएगा, राइट? और फिर इनका कुछ ना कुछ तो रिलेशन लगाएंगे और फिर हमें आंसर तक हम पहुंच जाएंगे। देखो, ये सम ड्यू की जगह पे हम लोग लिख देते हैं 21/20 PW यानी कि प्रेजेंट वर्थ। फिर यहाँ पे लिखा प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। अब टीडी को अकेला छोड़ दो, प्रेजेंट वर्थ को इधर बुला लो बच्चों। तो जब ये प्रेजेंट वर्थ इधर आएगा तो बोलो क्या होगा? प्रेजेंट वर्थ जब इधर आएगा तो बच्चे हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस प्रेजेंट वर्थ विच इज इक्वल टू टीडी। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लिख लो। अब इसको सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 21 PW यानी कि प्रेजेंट वर्थ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो 20 का मल्टीप्लाई ये PW में करेंगे तो 20 प्रेजेंट वर्थ आ जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बच्चे 20 आएगा, दैट इज इक्वल टू टीडी। ठीक है, फिर 21 PW यानी प्रेजेंट वर्थ माइनस 20 प्रेजेंट वर्थ, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रेजेंट वर्थ अपॉन में 20 विच इज इक्वल टू टीडी। ठीक है, यानी कि यहाँ से बच्चों हमें टीडी का वैल्यू ये मिल जाता है। ओके, अच्छा, और ये हमने कहाँ से लिखा था? ये हमने गिवन से लिखा था। तो आप बता देना कि ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, और इसको एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 करके लिख दो। ठीक है भाई, इतना कर दिया। अच्छा, आप बताओ आगे की कहानी, बताओ भाई चल क्या रहा है ना? तो अब सोचते हैं, PW प्रेजेंट वर्थ सम ड्यू तो हमने ये लिखा, फिर ट्रू डिस्काउंट का कुछ फॉर्मूला होता था क्या? याद कीजिए ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला। ट्रू डिस्काउंट हम किसके ऊपर कैलकुलेट किया करते थे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे। ट्रू डिस्काउंट किसके ऊपर? ट्रू डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते थे सम ड्यू के ऊपर, राइट? एक बार फॉर्मूला देख ले, आ जाओ देख लेते हैं, कहाँ गया फॉर्मूला? इधर। ट्रू डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते थे, ओहो ये तो हम प्रेजेंट वर्थ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। ट्रू डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं बच्चे प्रेजेंट वर्थ के ऊपर, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन में आ जाएगा हमारा 100, राइट? ओके, इतना समझ में आया? ठीक है, अब क्या करोगे? तो टीडी देखो बच्चों कितना मिला है, बताइए टीडी कितना मिला है? PW अपॉन 20 मिला है। तो टीडी की जगह पे हमने क्या लिख दिया? प्रेजेंट वर्थ अपॉन 20 विच इज इक्वल टू PW इंटू एन का वैल्यू बता दीजिए बच्चे कितना है? 1/4। तो हमने लिख दिया 1/4 इंटू 100, और आर का वैल्यू हमें नहीं मालूम, है ना? तो बताओ क्या अब इसको सॉल्व करके हमें आर का वैल्यू नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। समझ रहे हो कैसे चल रहा है पूरा प्रोसेस? समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे देखो, अभी कुछ हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ वैल्यू दी नहीं थी, तो हमें ऐसे ही तिकड़मबाजी करके आंसर तक पहुंचना था। ठीक है, तो पहले मैंने ये रिलेशन निकाला और फिर यहाँ से हम आंसर तक पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, और ये हमने लिखा कहाँ से? तो बच्चों ये हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 से। आप देख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये लिखा था ना। अब क्या होगा? अब बहुत सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल कुछ बातें हैं, ध्यान रखना आप सभी लोग। चलो एक काम करते हैं, ज्यादा मैं इधर कटपिट नहीं करूंगी, सबको इधर मत बुलाओ, रुको। ये देखो इधर PW है, इधर PW है, तो क्या हम PW से PW को कैंसिल कर सकते हैं? आप कहेंगे कर दो, है ना? लेकिन कई सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि ऐसे डायरेक्टली कैसे कर दिया। आप खुद सोचिए, अगर ये PW इधर आता तो ये नीचे जाता, फिर ये ऊपर नीचे कटता कि नहीं? हाँ कटता। तो क्यों ना हम ऐसे दूर दूर से ही काट दें, क्या परेशानी है? लो जी काट दो। ठीक है, और बताओ और क्या करना है? और देखो भाई ये नीचे, तो क्या हम इनको नहीं काट सकते? बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो क्यों ना मैं पूरा डिटेल में ही कर दूं, जाने दो, शॉर्टकट नहीं मारेंगे ज्यादा। यहाँ पे लिखा PW इंटू ये 4 इंटू 100 को इस साइड बुला लो, 20 ये पहले से ही है, और PW को आप इस साइड बुला लो, विच इज इक्वल टू R इंटू 1 करोगे तो R आएगा। ठीक है, अब बच्चों ये कैंसिलेशन कर लो, 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? तो देखिए बच्चे
यहाँ पर PW से PW भी कट जाएगा, फिर 2 1 सा 2, 2 2 जार 4 और 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। यानी R का वैल्यू आपको क्या मिल जाता है प्यारे दोस्तों 20 मिल जाता है और यही है आपका फाइनली आंसर। हमसे पूछा गया था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने बता दिया, तो भाई लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए अच्छे से। चलिए लास्ट में आंसर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 20%, सॉरी 10% नहीं 20% आएगा। ठीक है, तो बस ये है प्यारे बच्चों आपका फाइनली आंसर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 को भी बच्चों कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया था, अभी आपको दिखाऊंगी ना तो आपको समझ आएगा कि ये कहाँ पर किया था। देखो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें बच्चों हमारे सामने है ये a bill of certain sum drawn on 28 February 2007 for 8 months was encashed 26 March 2007 for रुपीज इतना, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। फाइंड फेस वैल्यू ऑफ द बिल, बच्चों आपको फेस वैल्यू ऑफ द बिल निकालना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कहाँ पर सॉल्व किया था बताऊं आप लोगों को, ये देखो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो इसी तरीके से सॉल्व किया था। इसमें भी ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, कैश वैल्यू दिया था, फिर हमने कैसे पूरा कैलकुलेशन करके फीस वैल्यू फाइंड आउट किया था। तो जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना सेम उसी तरीके से, सेम टू सेम तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करना है। तो बताओ आप खुद से करोगे या फिर मैं करा दूं, है ना। चलिए सोचिए और मुझे बताइए। चलो अब ज्यादा मैं आपको टेंशन नहीं देने वाली, मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। ये एक नया फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाँ ध्यान रखना, वरना फिर आपको डिराइव करना पड़ेगा और डिराइव करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग सीधा इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। तो पहले आप एक काम करो, पहले सुन लो, पहले इस क्वेश्चन को सुन लो। यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, ये कैश वैल्यू दिया है 10,992 रुपए। ठीक है, हमें बच्चों यहाँ पे फेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, कैश वैल्यू विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है 1 माइनस n इंटू आर अपॉन में 100 आता है कि नहीं, आप कहेंगे आता है। ठीक है, तो कैश वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया गया, लेकिन फेस वैल्यू दिया है क्या, वही तो हमें निकालना है। और फिर ये n का वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, यानी हमें ये जो n है पीरियड ऑफ द ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक का पीरियड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे पुट करेंगे। फिर आर का वैल्यू तो दिया ही है हमारे क्वेश्चन में 14%, बस फिर हमको आंसर मिल जाएगा। तो चलो भाई आ जाओ देखते हैं। डेज का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग बता दीजिए बच्चों, बिल को किस दिन बनाया गया, 28 फरवरी 2007 को बनाया गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा पहले तो डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन टू यू व्हाट, क्या दिया है 28 फरवरी। तो यहाँ पे लिखा 28/02/2007, लो जी लिख दिया। एंड द पीरियड ऑफ द बिल, इसमें कितना महीना जोड़ना पड़ेगा, 8 महीना जोड़ना पड़ेगा, है ना, यही तो है बच्चों पीरियड ऑफ द बिल। तो मंथ के नीचे मंथ लिखना होता है, यानी कि 8 हम यहाँ पे लिखेंगे और इधर तो 0 0 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से एक लाइन हमें खींच देना है, जी हाँ बिल्कुल बच्चों खींच देना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। मैंने यहाँ पे लिखा नॉमिनल ड्यू डेट। ओके, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और 8 2 कितना होता है भाई 10 होता है। यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों 2007। ठीक है, 10वां महीना आ गया, यानी कि अक्टूबर, है ना, अक्टूबर आ गया। फिर इसमें हम लोग 3 ग्रेस डेज भी प्लस करेंगे, इधर लिखते हैं प्लस 3 ग्रेस डेज। इसमें अरे भैया 3 ग्रेस डेज हम लोग इसमें जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो डेज के नीचे डेज लिखना है, यानी कि 0300, और फिर जब जोड़ोगे इसमें 28 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28 क्या है, ये अक्टूबर, अक्टूबर हमारा होता है 31 दिनों का, है ना। तो इसमें 3 दिन जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 31 तारीख, 31 अक्टूबर 2007, क्योंकि नवंबर 30 का होता है तो ये 31 का होता है, 31 तक तो हम पहुंच जाएंगे, 28 29 30 31। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया प्यारे बच्चे, ये हमें मिलता है लीगल ड्यू डेट। बताओ भाई इसमें कोई परेशानी आप लोगों को हो तो मुझे बता दो। लीगल ड्यू डेट मिल गया, आप कहेंगे हाँ हाँ मिल गया, बड़े प्यार से हमने लीगल ड्यू डेट निकाल लिया। और वो जो बिल है वो हमने डिस्काउंटिंग के लिए कब दिया था, तो देखो लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है
कि इट वॉज एनकैश्ड ऑन 26 मार्च 2007 फॉर रुपीज इतना। तो बच्चों एनकैश मतलब क्या होता है, वही हमने डिस्काउंटिंग के लिए कब दिया उसको, कब एनकैश करवाया, कब वो कैश के रूप में बदला। तो 26 मार्च 2007 को ये बदला कैश के रूप में, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। चलो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ये कितना है भाई, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है हमारा प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये दिया गया है 26 मार्च 2007, यानी इसको हम कैसे बोल सकते हैं 26/03/2007। ठीक है, अब डेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी एन का वैल्यू हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ टेबल बनाना पड़ेगा। तो आओ बच्चों टेबल बनाए, ठीक है, आओ बच्चों टेबल बनाए, टेबल टेबल टेबल, ये लीजिए, ये टेबल बना लिया हमने। तो मार्च से लेके पूरा हमें अक्टूबर तक जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा टेबल बनेगा भाई। ओके कोई बात नहीं, बनाएंगे हम। चलिए तो अपने काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले कौन सा महीना आ जाएगा, तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है प्यारे बच्चों हमारा 26 मार्च, यानी मार्च का महीना हमें लेना पड़ेगा। और मार्च में हम कितना दिन काउंट करेंगे, तो मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। 31 में से देखो बच्चों 26 तो निकल गया है ना, क्योंकि 26 को हमने डिस्काउंटिंग के लिए दिया ना, तो 26 तो निकल गया। तो 31 में से अगर आप 26 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 6 गया तो बच्चों 5 आ जाएगा, यानी कि 5 दिन। तो इसमें मार्च में हमें 5 दिन ले लेने हैं प्यारे बच्चों। तो इधर मैंने लिख दिया 5 दिन, 5 क्यों नहीं लिखा पा रहे हो भाई, तुम लिखा जाओ। ठीक है, 5 डेज हमने लिख लिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो, लो जी खींच दिया। मार्च के बाद क्या आता है दोस्तों, आ जाता है हमारा अप्रैल। अप्रैल जो कि होता है 30 दिनों का, बहुत अच्छे। ठीक है, अप्रैल 30 दिनों का होता है। मार्च अप्रैल, उसके बाद क्या आता है भाई, मई आता है, मई MAY, मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हमारा 31 दिनों का होता है, बहुत अच्छे, मई हो गया। फिर बच्चों हम लोग बात करेंगे हमारे जून की, जून मई हो गया 31 दिनों का। जून हो गया प्यारे बच्चों हमारा 30 दिनों का। 30 के बाद क्या आता है, अच्छा आपको ये डेज का कैलकुलेशन आता है कि नहीं, मैं बस करते जा रही हूँ, आपको बता भी नहीं रही हूँ। देखो वैसे बचपन में सबने सीखा होगा मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ एक बार, मैंने भी बचपन में सीखा था जब मैं आई थिंक 3rd-4th स्टैंडर्ड में थी तब। देखो जैसे मुट्ठी बंद करना है आपको, अपना ये जो मुट्ठी है बंद करना है, ठीक है, फिर इधर से काउंटिंग करना शुरू करने का। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो उठा वाला पार्ट होता है, पहाड़, ठीक है, इसको हम पहाड़ बोलते थे, नदी और पहाड़। तो पहाड़ पे जो आएगा, जो भी ये मंथ आएगा वो 31 दिनों का होगा, यानी कि 31 डेज का होगा। और जो चला जाएगा नदी में वो होगा कितने दिनों का, 30 दिनों का। तो ध्यान रखना, जैसे देखो जनवरी 31, फिर फरवरी का तो सबको पता है 28 या फिर 29 दिन का होता है ना, लीप ईयर रहेगा तो 29, और वैसे नॉर्मल ईयर रहेगा तो 28। फिर उसके बाद क्या आता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। ठीक है, तो ऐसे जून हो गया। जून के बाद आता है भाई हमारा जुलाई होता है 31 दिनों का। और याद रखना प्यारे बच्चों, अगस्त भी हमारा 31 दिनों का ही होता है। हाँ बिल्कुल सही, अगस्त हो गया दोस्तों 31 दिनों का। ठीक है जी, अभी और आगे जाना पड़ेगा। हाँ आगे जाना पड़ेगा, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगस्त के बाद क्या आता है भाई, सितंबर। तो प्यारे बच्चों सितंबर कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है, मालूम है ना आप सभी लोगों को। चलो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फाइनली हम आ गए अक्टूबर पे। तो प्यारे बच्चे अक्टूबर में हमें कितना दिन काउंट करना पड़ेगा, तो ये 10वां महीना था ना, तो अक्टूबर में देखो लीगल ड्यू डेट कितना है प्यारे बच्चों, 31, यानी 31 के 31 डेज हमें यहाँ पर अक्टूबर में लेने पड़ेंगे। ओके चलिए, अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों आप लोगों को, अब आपको एक काम कर देना है, टोटल कर देना है डेज का। तो चलिए भाई टोटल करते हैं। इसके लिए हमें एक और यहाँ से लाइन खींचना पड़ेगा, खींच दिया हमने, और यहाँ से एक और बॉक्स बना दिया जिसमें हम क्या लिखने वाले हैं भाई, टोटल लिखने वाले हैं। चलो अब इन सबका टोटल करना हो, कर लो टोटल। तो कितना आएगा, पहले 30 जोड़ लेते ना, 30, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यानी कि यहाँ पर आ गया बच्चे 210। ठीक है 210, फिर ये एक जोड़ लो, 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 4, और ये 5 भी जोड़ लो, तो यहाँ पे 9 1 219, क्या 219 आएगा, जोड़ लेते हैं भाई अच्छे से, रुको, 1 2 3 4 5 4 9, 9 का कितना आएगा भाई, 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 ही आएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 21, मतलब
219 आ जाएगा प्यारे दोस्तों। तो लीजिए हमने यहाँ पे 219 लिख दिया, ठीक है। तो n हमको यहाँ से क्या मिलता है आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दूंगी n विच इज इक्वल टू 219 डेज, बट इसको ईयर्स में चेंज करने के लिए यू हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 365 डेज, ठीक है। अब ये किसी से कटेगा क्या, मुझे लग रहा है कि ये अभी फिलहाल में तो कटता होगा या फिर नहीं कटता होगा, कटेगा कि नहीं कटेगा मुझे पता नहीं है, मैंने करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब पता चलेगा। 7 से कटेगा, रुको देखते हैं एक बार, 7 से, 5 से भी नहीं, छोड़ो इसको ऐसे रहने दो, ज्यादा इसका टेंशन मत लो। आओ अब चलते हैं हम लोग आगे। और हमें क्या चाहिए था, हमें फेस वैल्यू ऑफ द बिल चाहिए था, राइट। और बच्चों यहाँ पे कैश वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया ही है, तो बस वो वाला फॉर्मूला लगा लो जो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, और फिर आप आंसर तक पहुंच जाओगे बड़ी आसानी से। तो आइए पहले इधर से हम खींचेंगे एक लाइन, इसको सेपरेटली पहले करे तो सही, डिवीजन कर दे इसका। चलिए, तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि कैश वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला एग्जाम में यूज करोगे तो भी चलेगा, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो डिराइव करो, जो छोटे छोटे फॉर्मूले याद है उनसे डिराइव करो, है ना, सिंपल सी बात है। तो इधर क्या आता है बच्चे, इधर आता है हमारा फेस वैल्यू ऑफ द बिल, फिर इसमें से 1 माइनस करते हैं n इंटू आर, अपॉन में आ जाता है दोस्तों हमारा 100। तो कैश वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है आप देख सकते हैं, 10,992, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्यारे बच्चे 10,992, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फेस वैल्यू, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस n का वैल्यू बता दीजिए, तो हमने यहाँ पे निकाला था ना 219 बट्टे 365, तो मैंने यहाँ पे लिखा 219 बट्टे में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे 365, और ये 100 पहले से है लिख दो, और r का वैल्यू बता दीजिए कितना है, तो r का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों 14%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 14 और फिर ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, राइट। अब क्या करना है, अब देखो जो टाइम लगेगा बस ये कैलकुलेशन में ही टाइम लगेगा, वरना क्वेश्चन तो आपका सॉल्व ही समझो। तो चलो भाई आ जाते हैं हम लोग करने के लिए, इधर 10,992 लिखा विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो कुछ कटे तो भैया काट दो, कैसे कटेगा क्या कटेगा कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन समझेंगे हम, जरूर समझेंगे। देखो यहाँ पर इसको 2 से हम काट सकते हैं प्यारे बच्चे, देखो 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 7/50 आ गया, ठीक है, ओके। और इन दोनों का भी कुछ करो, कैसे भी काटो इन दोनों को, 365 और 290, 13 से तो जाने से रहा, 3 से तो ऊपर वाला जाएगा, 3 से नीचे वाला नहीं जाएगा, देख रहे हो कितनी बड़ी समस्या आ चुकी है। लेकिन हम इसको करेंगे जरूर। 219 है ना, 219, 73 इंटू 3 कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 219 आ गया। फिर 73 इंटू 5 कर लो, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 365, मतलब 73 से हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए तो 73 कितने बार में गया था, 3 बार में, 73 5 ज़ा, राइट, तो ये मिल गया। यानी कि यहाँ पर आया क्या है, देखिए यहाँ पर आता है 1 माइनस 7, देखो 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 देखो, यहाँ पर आता है हमारे सामने 7 3 ज़ा 21, इधर 21 आ गया, और यहाँ पे आ गया प्यारे बच्चों 5 इंटू 5 0 मतलब 50, यानी कि 5 5 ज़ा 25, मतलब यहाँ पे 250 आ जाएगा। समझ में आया, इतनी बातें समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ इतनी बातें तो हमको समझ में आ गई, लेकिन आगे की बातें भी बताओ, बस इतनी बात समझने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा रुको बताते हैं, थोड़ा इंतजार करो। यहाँ पे ट्रिपल लाइन कहाँ से आ गया भाई, 2 ही लाइन था, मैंने ट्रिपल लाइन कहाँ से लगा दिया है, ठीक, रुको, यहाँ पे 2, 10 9 9 2 विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द बिल। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 250 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 250 आएगा, -21 अपॉन में 250, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो 10 9 9 2 विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू 250 में से 21 को माइनस करो, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 2 जाएगा तो बच्चों 2 आएगा बच्चों 2 आएगा, है ना, 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 2, यानी कि 229 आएगा। कितना आएगा भाई 229, 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे ऐसे, फिर इधर हमने लिखा है 250, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, बस अब थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर ये एक्सरसाइज बस खत्म होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और बाकी है, फिर आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। चलिए इसको पहले थोड़ा ऊपर भेजते हैं, भेज दिया ऊपर, बिल्कुल। अब ये 250 229 सबको इस साइड बुला लो, तो यहाँ पर है हमारा 10 9 9 2 इंटू
250 और इसे हम डिवाइड करेंगे किससे 229 से, विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द बिल, राइट। अब फिर से कैलकुलेशन की टेंशन करो, तो सोचिए ये किससे कट सकता है, सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचेंगे तो हम आंसर तक पहुंचेंगे भी। 229 से क्या ये डायरेक्टली कटेगा, है ना, सोचते हैं। देखो अगर हम इसको 229 से डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हैं तो क्या ये हो सकता है, 5 बार में काटोगे तो बच्चों क्या ये 5 बार में जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 4 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 4 करोगे तो 14, 1 आया, 5 2 ज़ा 10 1 11, नहीं 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 नहीं, ये हमारा 5 बार में तो नहीं जाएगा भाई, 4 बार में लेकर के जाते हैं। 4 9 ज़ा कितना होता है, 9 4 ज़ा 36, यहाँ पे 3 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 11 का 1 एक आया, 4 2 ज़ा 8 1 9, 9 से 16, चलो माइनस करके देखते हैं, यहाँ पे 3 आ गया, इधर 8 आ गया, इधर 1 आ गया, तो ये बड़ा ये छोटा है। हाँ अब ये कितने बार में जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 9 बार में जाएगा, देखते हैं, तो 9 9 ज़ा 81, नहीं नहीं 8 बार में इसको काटते हैं, 8 9 ज़ा 60, 8 9 ज़ा हाँ 8 9 ज़ा 72, ठीक है, और 7 आगे कैरी, फिर 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 7 करेंगे तो 6 से 12 1 13, 13 और 1 मतलब 13 का 3, फिर एक कैरी आ गया, और 8 2 ज़ा 16, 8 एक मिनट 13, 8 2 ज़ा 16, 16 1 17, फिर यहाँ पे 18 कैसे आया था, रुको मुझे लग रहा है ना बच्चों ये डिवाइड होगा और पक्का होगा, मैंने जरूर कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी इसीलिए नहीं हो पाया था। अभी देखो अच्छे से बड़े प्यार से हम इसको करेंगे, कितना है 10 9 9, अगले पेज पे चल के करते हैं। देखो ये है 10 9 9 2 और इसे हमें डिवाइड करना है दोस्तों, किससे डिवाइड करना है, 229 से हमें इसको डिवाइड करना है, और ये होगा पक्का होगा, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि होगा। 4 से पहले काटो, 4 9 ज़ार 36, 36 का 6 कैरी 3, 4 3 ज़ार कितना हो, 4 2 ज़ार 8, 8 9 10 11, 11 का 1 एक आ गया, 4 2 ज़ा 8 1 9, 9 से 16 आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1, ठीक है। फिर हमने ये 2 को लिखा, अब ये सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो मैंने कहा था ना ये जाएगा हमारा 8, है ना, 9 8 ज़ार कितना होता है भाई 72 होता है, कैरी यहाँ पे 7 आ चुका है। फिर उसके बाद 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 7 करेंगे तो 6 6 12 1 13, और यहाँ पे 23 आ जाएगा, 23 का 3 कैरी 2, 8 2 ज़ार 16, 16 प्लस 2 करेंगे तो 18, यानी कि देखो बच्चों कितने बार में जाएगा ये 48, यानी कि 48 टाइम्स में जाएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पर देखिए इससे ये कटेगा तो कितना आएगा 48 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है कि फेस वैल्यू निकालने के लिए एक काम करो, 48 का मल्टीप्लिकेशन आप ये 250 में कर दो, आपको फाइनली फेस वैल्यू ऑफ द बिल मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों करते हैं, देखिए 25 का मल्टीप्लाई हम लोग ये 48 में कर देते, 25 8 ज़ार कितना होता है, 25 4 ज़ा 100, 25 8 ज़ार 200 होता है, 200 का 0 और कैरी यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 आएगा, लो जी 120, और ये एक 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, यानी कि 12,000 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चे फेस वैल्यू ऑफ द बिल, तो ये हमारा आ जाएगा 12,000 रुपए। बताइए भाई कोई समस्या कोई परेशानी आप लोगों को, समझाइए 12,000 कैसे आया, समझ गए ना अच्छे से, बस ये मल्टीप्लाई कर दिया, 25 8 ज़ा कितना होता है 200, 0 लगा दिया, 20 आ गया हमारा कैरी, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 20 किया तो 120, और ये एक 0 था तो हमने 0 लगा दिया, यानी कि फाइनली जो फेस वैल्यू है वो आ चुका है बच्चे 12,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेंस फेस वैल्यू ऑफ द बिल, फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज ₹12,000। ओके चलिए भाई, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, इसको बड़े प्यार से हमने किया, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन इसमें बहुत तगड़ा वाला था पर कोई बात नहीं, कर लिया हमने, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हो चुका है पूरा, राइट। तो प्यारे बच्चों हमारा ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 ये हो चुका है खत्म। तो इसमें बस कितने क्वेश्चंस दिए गए थे, मतलब कितने एक्सरसाइज से, 2 एक्सरसाइज से इस चैप्टर में, 1.1 और 1.2 दोनों एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये हमने टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट किए, ठीक है। अच्छा अब इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे बच्चों आएगा हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिलेटेड आपको कुछ बातें बताती हूँ। जैसे मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में बच्चों को बड़ा टेंशन रहता है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज करवा दो। अरे अब मैंने जो एक्सरसाइज करवाया क्या वो आपका अच्छे से प्रैक्टिस करके हो गया? अगर आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए फिर आप मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ना एक काम करूंगी, देखो ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी,
यानी एक और वीडियो लेकर के आऊंगी जिसमें हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, क्योंकि यहाँ से 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, और बाकी जो हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे ना प्यारे बच्चों, वो तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले क्लियर रहेंगे तब, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। और कब करना है, सुन लो, पहले ही करने मत बैठना। मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले आप अच्छे से सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, फिर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको करो। अगर आप इसमें पूरा मास्टर बन जाते हो तब जाके वो मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको छूना, वरना आप पहले ही वो करने के लिए जाओगे, फिर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप कहोगे हटो हमें ये चैप्टर नहीं करना, तो ऐसे करोगे, ठीक है। इसीलिए पहले एक्सरसाइज को करो, फॉर्मूले करो, फिर ये ऑब्जेक्टिव भी करना। ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं लेकर के आऊंगी, अगला वीडियो। ये लेक्चर नंबर 8 था ना, तो लेक्चर नंबर 9 हमारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे। और क्वेश्चंस तो आपको मालूम ही है, खुद से करने हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, इसको यहाँ से हटाओ। और इसके पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी बच्चों, ये भी ध्यान रखो। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए, जो कॉन्सेप्ट सिखाया स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक, ये सबके पीडीएफ पूरा कंबाइन करके पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल में, और हमारे एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये देख लो, ये देख लो, कहीं भी आप मतलब दोनों जगह में से कहीं पर भी जुड़ जाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और देखो भाई, और आपको कुछ और बातें मुझे बतानी थी, बहुत सारी बातें बतानी थी, मैं भूल जाती हूँ। देखो, अब मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। अब बच्चों इसका वन शॉट का भी लेक्चर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, कि जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रही हूँ उसका वन शॉट का जो लेक्चर है वो भी अब पढ़ाते जा रही हूँ, ताकि आप क्या कर पाओ, रिवाइज कर पाओ। जैसे मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, कि कोई एक ऐसा वीडियो मिल जाए, कोई एक पर्टिकुलर वीडियो जिसके माध्यम से पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो वो वीडियो मैं लेकर के आऊंगी, मतलब आपको मिल भी जाएगा प्लेलिस्ट में। वैसे मैंने अपलोड भी किए हैं कई सारे चैप्टर्स के, तो आप देखिएगा वन शॉट के भी वीडियोस को, काफी हेल्पफुल होगा। और स्पेशली एग्जाम के पहले जब हम सोचते हैं ना कि कहीं से तो हमको रिवीजन, कोई तो टीचर रिवीजन करा दे, ठीक है। और लास्ट में मैंने जब बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है ना, तब बच्चे आते हैं, टीचर वन शॉट का वीडियो लेकर के आओ, रिवीजन लेक्चर लेकर के आओ। तो उस टाइम पे उतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि मैं पूरी प्लानिंग करूं और फिर मैं वीडियो बनाऊं और फिर आप लोगों के लिए लेकर के आओ। तो इसीलिए मैं पहले से ही पूरी तैयारी के साथ चल रही हूँ, ताकि जब भी आपका बोर्ड एग्जाम या फिर आपके कॉलेज में भी एग्जाम्स होंगे तो आप उन वीडियोस के माध्यम से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसका वन शॉट का भी लेक्चर आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है बच्चों। और देखो, और आप सभी लोगों को मालूम ही होगा कि क्लास 12th 11th का मैं मैथमेटिक्स के साथ साथ पढ़ाती हूँ दो और सब्जेक्ट। एक तो है हमारा अकाउंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, स्टैंडर्ड 12th का, बड़े अच्छे तरीके से हमने किया था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैंने सारे के सारे सॉल्व करवाए थे, सोचो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हो। कौन से चैनल पे? तो शालिनी कुशवाहा, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पे जाइएगा, आपको वहां पर वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट मैं कौन सा पढ़ाती हूँ, कॉमर्स का, तो वो है दोस्तों इकोनॉमिक्स। क्या है? इकोनॉमिक्स के वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे? तो SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन, ये चैनल पे आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिलेंगे। तो इकोनॉमिक्स के भी आप वीडियोस देख सकते हैं, क्लास 11th और 12th दोनों के, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर, बाय बाय एवरीवन।